सो लेट्स स्टार्ट विथ जोग्राफी पार्ट एंड द जोग्राफी पार्ट में सबसे पहला है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब जोग्राफी में आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी पढ़े होंगे थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है। हमारे ओशंस, हमारे लैंड, हमारे मिड मिड ओशनिक रिजेस जो बनती हैं उसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी थी दैट इज़ गिवन बाय हैरी हेस। तो जस्ट मैं आप लिख लीजिएगा किसने दिया है, हैरी हेस ने दिया है। अभी स्टडी एक पॉइंट आउट की गई है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब हमारा जो ओशियन फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। तो सी फ्लोर स्प्रेड हो जो है वो बहुत स्लोली हो रहा है। ठीक है, 35% ग्लोबली स्लोड हो गया है। मतलब पहले क्या था, बहुत फास्ट रेट से होता था, अब जो है 35% कम हो गया है, मतलब स्लोली हो गया है। ठीक है, मतलब बहुत धीरे धीरे जो है हमारा फ्लोर जो है स्प्रेड हो रहा है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब यही होता है कि सी फ्लोर जब स्प्रेड होता है तो कुछ ना कुछ क्रस्ट क्रिएट करता है, दैट इज आउटर मोस्ट जो हमारा लेयर होता है अर्थ का वो। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे क्रिएट होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जब हमारी नीचे की कन्वेक्टिव सेल्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लीजिए दिस इज़ अ ओशियन सरफेस, और यहाँ पे हमारा पानी है। ठीक है, दिस इज पानी, दिस इज़ वाटर। ओके, सो अगर हम बात करें ओशियन सरफेस की, तो कुछ कुछ कन्वेक्टिव सेल्स जो हैं यहाँ पे जनरेट होती हैं। वन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कन्वेक्टिव सेल्स जो है, जो हमारे एस्थनोस्फेयर में जो मोल्टेन मग्मा है वो क्या करता है, यहाँ पे मूव होता रहता है। तो जो अर्थ क्रस्ट है यहाँ से जो है ये मूव होते होते अर्थ क्रस्ट की तरफ जाता है, और इस क्रस्ट जो है, जो हमारा ये क्रस्ट है उसको डिफॉर्म करता है, और हमारा क्रस्ट जो है यहाँ से टूट जाता है, जिसके कारण जो है हमारा क्रस्ट कहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है। तो यहाँ पे हमारा ये खाली हो जाता है, और यहाँ से हमारा मोल्टेन मग्मा जो है वो हमारा बाहर निकलने लगता है इस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा मोल्टेन मग्मा बाहर निकलता है, और यहाँ पे एक मोर बनाता है मिड ओशनिक रिजेस, तो उसको हम बोलते हैं, हमारा जनरली इस टाइप का फॉर्म होता है। तो वही है कि मैग्मा जो है कुछ ना कुछ क्रस्ट क्रिएट करता है, आउटर मोस्ट क्रस्ट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर टू फिल द गैप टू फिनोमिना। ठीक है, मैग्मा जो होता है वो कूल होता है टू फॉर्म द न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म करते हैं। एक्टिविटीज़ जो है, और यही जो है जो हमारा रेड कलर का हमने अभी यहाँ पे बनाया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं, क्योंकि हमारा वॉल्केनिक एरप्शन होता है, उसी के कारण हमारी मिड ओशनिक रिजेस बनती है। अब अभी स्टडी ने बोला है कि सारी रिजेस जो हैं, जितनी भी रिजेस बनती हैं वो एक साथ एक टाइप की नहीं बनती, कुछ जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड अप होती है, कुछ जो है बहुत कम। रिजेस जो है अलोंग द ईस्टर्न पैसिफिक, आपको पता है ईस्टर्न पैसिफिक बाउंड्री कौन सी है, जहाँ पे 100 मिलीमीटर्स पर ईयर स्लोअर हो गया है। रीज़न आइडेंटिफाई किया है रिपोर्ट ने कि हमारा जो माउंटेन्स है वो ग्रो हो रहा है, और चेंजेस जो है मेंटल कन्वेक्शन में, इसके कारण जो है हीट जो है इंटीरियर सरफेस से अर्थ में वो थोड़ा कम स्लो हो गई है, जिसके कारण जो है हमारा सी फ्लोर स्प्रेड जो है वो भी स्लो हो गया है। अब कुछ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर देख सकते हैं आप, दिस इज़ द एस्थनोस्फेयर। ओके, दिस ब्लैक पार्ट इज एस्थनोस्फेयर, एंड उसके ऊपर जो है मगमा राइज हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एस्थनोस्फेयर। ओके, दिस इज़ द एस्थनोस्फेयर, यहाँ से हमारा मैग्मा राइज हो रहा है, जिसके कारण हमारी मिड ओशनिक रिजेस बन रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मिड ओशनिक रिजेस, तो डाइवर्जेंट मतलब दोनों प्लेट जो है अलग अलग हो रही हैं। अब डाइवर्जेंट हो रहा है तो जैसे ही हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मिड ओशनिक रिजेस। ओके, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हमारी बन रही है, फिर आता है ट्रांसफॉर्म, फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रही होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नाउ लेट्स कम टू ला नीना कंडीशंस एंटर थर्ड ईयर सिक्स टाइम सिंस 1950। अब ला नीना कंडीशन और ला नीना और एल नीनो की अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है फ्रॉम द जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो एज पर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ला नीना कंडीशन जो है अभी फिर से इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में थर्ड टाइम आया है। अब ला नीना का मतलब नॉर्मल अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो पैसिफिक ओशियन है, तो हमारा साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, दैट इज चिली पेरू कोस्ट वाला, आपको पता होगा। तो वहाँ पे हमेशा हमारा जो है जनरली कोल्ड होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, हमारा हाई प्रेशर होता है, और उधर साइड हमारा इंडियन ओशन में जो है, हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में वहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो जिसके कारण हमारे यहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है, सारी चीज़ें। ठीक है, एल नीनो उसी का उल्टा हो जाता है, जब हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे अगर हमारा
हाई हाई प्रेशर हो जाए, मतलब लो प्रेशर हो जाए, और दूसरी साइड जो है वो वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाए, तो हमारा जो है एल नीनो ईयर होता है, तो हमारे यहाँ बारिश कम आती है। ठीक है, ड्राई और सिंगिंग ईयर वार्मर देन एवरेज। ओके, सो अभी हम बात करें तो ला नीना की, तो ला नीना को लिटिल गर्ल भी बोला जाता है। ये वेदर पैटर्न है जो हमारे पैसिफिक ओशन में अकर करता है। यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर जो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में है वो कंपैरेटिवली कोल्डर हो जाता है। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो हमारा वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ चिरी, सॉरी यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, दिस इज़ अ चिरी, एक मिनट, ओके, वेट अ सेकेंड, आई एम जस्ट thinking about the place where it is. Okay, let's say, okay, let make it here. Okay, so let's say this is a this is our South America. Here it is Australia. Okay, wait a second, what I'm sorry for the inconvenience. Let's say this is South America, this is Australia. Okay, तो हेयर इट इज़ व्हाट, यहाँ पे हमारा जो है जनरली ला नीना ईयर में क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। तो आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आती है, फिर लो प्रेशर से यहाँ पे राइज होती है और यहाँ पे बारिश करती है, कंडेंसेशन हो जाता है और यहाँ पे डिसेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में जो है बारिश आएगी, इस एरिया में हमारा क्या होगा, नॉर्मल हमारा जो है यहाँ पे ड्राउट्स आएंगे, बट न्यूट्रिएंट रिच अपवेलिंग जो है यहीं पर होगी, क्या होगी, अपवेलिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ के जो प्लांट्स एंड जो भी हमारे स्पीशीज़ हैं उनको बहुत वो मिलेगा। बट जनरली ला नीना ईयर ये हो गया, तो ला नीना ईयर में यही साइकिल जो है वो इंटेंसिफाइड हो जाता है, ज़्यादा तेज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ला नीना। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है कि हाई प्रेशर हो जाता है ओवर इक्वेटोरियल, जो हमारा ट्रॉपिकल वेस्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। काउंटर पार्ट इसी का एल नीनो होता है, जिसको क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं, लिटिल बॉय भी बोलते हैं, वो हमारा मानसून सप्रेस करता है। इसी का उल्टा, तो हाई प्रेशर इधर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, जिसके कारण हमारे इंडिया में बहुत कम बारिश होती है। अब एल नीनो ला नीना की अगर बात करें तो ये हर 4 से 5 साल में अकर होता है, हर 4 से 5 साल में आता है। एल नीनो जो है जनरली मोर फ्रीक्वेंट होता है देन ला नीना। इम्पैक्ट अगर बात करें ला नीना की, तो बेटर मानसून होता है इंडिया में। ठीक है, इंटेंस हेरिकेन और साइक्लोन अटलांटिक ओशन और वेस्ट बंगाल में आते हैं, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। ड्राउट्स पेरू और इक्वेडोर में आते हैं, हैवी फ्लड्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हाई टेम्परेचर होता है हमारे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और जिसके कारण हीट वेव्स जो हैं, इवेंट्स जो हैं इंडिया में वो अभी राइज हो रहे हैं। और वो किसके कारण, ला नीना के कारण, ड्यू टू, क्योंकि हमारा ला नीना जो है अभी वीक हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस वो बहुत कम हो जाता है, तो दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इंडिया में आते हैं वो कम आते हैं, और ठीक है, जिसके कारण हमारे हीट वेव्स जो है बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ला नीना। नेक्स्ट कम टू कराकोरम एनॉमली। एनॉमली का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इतनी होनी चाहिए बट उससे अलग होती है, तो उसको हम एनॉमली बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने अभी सॉल्व किया है केस ऑफ कराकोरम एनॉमली। अब कराकोरम रेंज आपको पता है, दैट इज़ द हिमालयन रेंज। ठीक है, ये कराकोरम रेंज है। फिर वेस्टर्न हिमालयस ये है, सेंट्रल हिमालयस ये है, एंड ईस्टर्न हिमालयस ये है। ओके, तो अगर हम बात करें तो कराकोरम एनॉमली का मतलब होता है स्टेबिलिटी और एबनॉर्मल ग्रोथ जो है ग्लेशियर्स में इन द सेंट्रल कराकोरम, मतलब सेंट्रल कराकोरम रेंज में जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ और स्टेबिलिटी है हमारे ग्लेशियर्स की, इन कॉन्ट्रैक्ट टू रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स इन नियर बाई माउंटेनियस रीजन। तो कराकोरम रेंज में जो है हमारा ग्लेशियर्स जो है उसका एबनॉर्मल और स्टेबिलिटी ग्रोथ है। बाकी जगह अगर बात करें तो ग्लेशियर्स जो है रिट्रीट हो रहे हैं नियर बाई माउंटेनियस रीजन। रिसेंट स्टडी ने कंडक्ट किया, अभी रिसर्चर ने उन्हें एक्सप्लेन किया है कि क्या रीज़न है हमारा ग्लेशियर्स का कराकोरम रेंज में आर रेसिस्टिंग ग्लेशियर्स मेल्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, रीज़न उन्होंने बोला है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रिवाइवल होना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रिवाइवल होना, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है बहुत सारा बारिश लेकर आती है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। कंट्रीब्यूशन जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन टर्म्स ऑफ स्नो फॉल वॉल्यूम ओवर कोर ग्लेशियर्स रीजन जो है कराकोरम में, वो इंक्रीज़ हुआ है, और विंटर प्रेसिपिटेशन जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब हिंदू कुश हिमालयस के रीजन की बात करें, वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नेचुरल ग्लोबल एसेट्स है, जहाँ पे 8 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती है। अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू म्यांमार इन द ईस्ट, क्रॉसिंग पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। दिस इज ऑल अबाउट कराकोरम एनॉमली। नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर बात करें तो जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोशीमठ जो है अभी डिक्लेयर किया गया है एज अ लैंडस्लाइड एंड सब्सिडेंस हिट जोन। लैंडस्लाइड जोशीमठ जो है उत्तराखंड में है। हम्म, तो वे वी आर, हाँ, जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस, जो जोशीमठ जो है ये जनरली कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, हमारी उत्तराखंड में है ये। ठीक है। इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फेमस पिलग्रिमेज है, जैसे कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब एंड इंटरनेशनल सिकिंग डेस्टिनेशन ओली। होस्ट जो है 4 कार्डिनल मत्स में से एक है, जो कि आदि शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया था, द्वारिकापुरी, श्रीनगर एंड जोशीमठ। स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर्मीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटोनमेंट्स यहीं पर सिचुएटेड है। ओके, तो जोशीमठ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बट अभी जो है ये डिक्लेयर किया गया है एज अ लैंडस्लाइड एंड सब्सिडेंस हिट जोन। अब लैंड सब्सिडेंस की बात करें तो लैंड जो जनरली हमारा लैंड होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर लैंड, दिस इज दिस इज आर लैंड, लेट्स से दिस इज आर लैंड। ओके, अब इसके ऊपर अगर हम लेयर बाय लेयर कोई रॉक्स बैठा देते हैं तो इसका जो है सिंकिंग जो है एबिलिटी वो ज़्यादा हो जाएगा नीचे की साइड। बट जैसे ही हम लैंड को इनको हटा देंगे, यहाँ से जितने भी हमारे अंडर प्रेशर कवर है उनको हटा देंगे, तो हमारा लैंड जो है वो सब्सिडेंस नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर वहाँ पे हिट करेंगे सडन सरफेस में, मतलब नीचे वाले ऊपर ऊपर हम प्लेट्स रखने जाएंगे, तो उस पर जो है लैंड सब्सिडेंस जो है बढ़ जाएगा। तो ग्रेजुअल लैंड सब्सिडेंस का मतलब होता है जनरली सेटलिंग डाउन और सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब सरफेस अर्थ मटेरियल। ठीक है। लैंड सब्सिडेंस एंड लैंड स्लाइड्स की अगर बात करें तो लैंड सब्सिडेंस का मतलब होता है सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ग्राउंड सरफेस का सिंक होना, मतलब नीचे की तरफ आना। लैंड स्लाइड्स का मतलब होता है कि कुछ जो हमारे रॉक्स हैं, डेब्रिस है, उनका मूवमेंट होना नीचे तक, तो दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। अब फैक्टर्स जो जोशीमठ को बताते हैं कि ये जो है जनरली लैंड सब्सिडेंस है, तो पहली है मिडिल स्लोप्स में ये सिचुएटेड है। अब जो स्लोप्स में सिचुएटेड है ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा होगा। एरिया जो है अराउंड द टाउन वो थिक लेयर ऑफ ओवरबर्डन मटेरियल से घिरा हुआ है, तो सिंकिंग के लिए बहुत वो हो जाता है। पेरिनियल रिवर्स जैसे कि कर्मनासा एंड धकनाला स्ट्रीम्स जो है वेस्ट और ईस्ट में, एंड धौली गंगा जो है एंड अलकनंदा ऑन द साउथ एंड नॉर्थ, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। स्नो जो है अपर रीचेस में, हाईली वीदर्ड रॉक है, वो भी नीचे की तरफ उसको सिंक करवाने में हेल्प, मतलब सिंक करवाने में वो करते हैं सपोर्ट। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात करें ड्यू टू लोकेशन ऑन फॉल्ट लाइन, मेन सेंट्रल थर्स्ट एंड पांडुकेश्वर थर्स्ट के बीच में है। सिटी जो है वो बिल्ट है ऑन द एशियन लैंडस्लाइड मटेरियल और प्लान कंस्ट्रक्शन के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर जो है सिंकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब व्हाट कॉजेज लैंड सब्सिडेंस, तो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तब हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लोड के कारण हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हो रहा है, और आइस मेल्ट हो रहा है तो वो वहाँ पे जाके धस जाता है। ओके, फिर महेश चंद्र मिश्रा कमेटी बनी 1976 में। उन्होंने बोला कि आप लैंड सब्सिडेंस जो है हिमालयन बॉर्डर में जितना भी हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट प्रोवाइड करिए। तो फाइंडिंग्स जो थी तो उन्होंने बोला जोशीमठ जो है वो सिचुएटेड है ओल्ड लैंडस्लाइड जोन में, और इट डज नॉट हैव एनी हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो जोशीमठ सिंक हो रहा है इफ द डेवलपमेंट कंटिन्यूड अनएबेटेड। रिकमेंडेशन उन्होंने दी है कि हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क को रिस्ट्रिक्ट करिए, कंस्ट्रक्शन जो है पक्का ड्रेनेज टू स्टॉप सीवेज ऑफ रेन वाटर, प्रॉपर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कहीं ना कहीं इरोजन को प्रिवेंट करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट जोशीमठ। नेक्स्ट इज साइक्लोन असानी। साइक्लोन असानी की अगर बात करें तो एज पर, सो नाउ लेट्स कम टू द साइक्लोन असानी। तो अभी मिनिस्ट्री इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन असानी जो है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, साउथ ईस्ट रीजन जो है बे ऑफ बंगाल का, वहाँ डेवलप हुआ है और वो एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, तो वो उन्होंने क्लासीफाई किया है। अब असानी की बात करें तो ये फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो नॉर्दर्न इंडियन ओशंस में आया है 2022 में। ये नेम किसने दिया है, श्रीलंका ने। और रेत जो है सिन्हलिस, मीनिंग उसका वो यही होता है। साइक्लोन जो है आसानी के बाद जो फॉर्म होगा उसको सितरंग जो है दिया जाएगा नाम, और वो कौन नेम देगा, थाईलैंड। फिर घुर्नी, प्रभाव, झार, मुरासू, ये अपकमिंग नेम्स हैं जो फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इंडिया भी साइक्लोन्स के नाम रखेगा। तो आपको पता है साइक्लोन का नेम जो है जनरली बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में जितने भी आते हैं वो सितंबर 2004 से स्टार्ट हुआ था। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है और 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स जो है एंड 5 रीजनल ट्रॉपिकल वार्मिंग सेंटर्स, ये जो है मैंडेटेड है कि ये एडवाइजरी और साइक्लोन की नेमिंग करेंगे। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पता है वेरी वायलेंट स्टॉर्म्स है जो जनरली इक्वेटर के आसपास रीजन में आता है,
और फेवरेबल कंडीशन इसके लिए क्या होती है, इनकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट जाती है। तो 27 डिग्री टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है ज़्यादा होना चाहिए लैंड का, लैंड सी सरफेस का। कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स का, क्योंकि वो घूमता है। स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड्स में। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए वहाँ पे, और अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए, तभी लो प्रेशर एरिया में ही साइकिल ऊपर जाएगा और उसके बाद जनरेट होगा और धीरे 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 स्पाइरल होकर वो लैंड तक जाएगा। और लैंड में क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा डिसिपेट हो जाता है बिकॉज उसको मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिलता है। ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली हमारे ओशंस में आता है, लैंड्स में नहीं आता। अब व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स, तो लो प्रेशर जो है टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस की अगर बात करें तो स्पीड के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है साइक्लोन्स का। लो प्रेशर साइक्लोन जहाँ पे लेस देन 31 विंड स्पीड होती है, डिप्रेशन 31 से 49, डीप डिप्रेशन 49 टू 61, साइक्लोनिक स्टॉर्म 61 टू 88, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 88 टू 117 एंड सुपर साइक्लोन जो है मोर देन 21। ओके, नाउ लेट्स कम टू फुजीवारा इफेक्ट। फुजीवारा इफेक्ट अभी दो साइक्लोन्स जो है हिन्नामोनोर एंड गाडो अभी इंटरैक्ट किए हैं और उन्होंने अभी शो किया है फुजीवारा इफेक्ट। अब फुजीवारा इफेक्ट का मतलब वही थी, जो दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उनमें कुछ फीचर्स होते हैं, उसको हम फुजीवारा इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि स्टॉर्म्स जो है अगर वो सेम टाइम पे सेम ओशंस पे फॉर्म हुए हो, जो सेंटर है और आइस का उसका डिस्टेंस जो है वो 1400 किलोमीटर से कम हो, और इंटेंसिटी जो है कुड वेरी बिटवीन अ डिप्रेशन एंड सुपर टाइफून। तो दीज आर द थ्री कंडीशन जब हम फुजीवारा इफेक्ट बोलते हैं किसी भी साइक्लोन को। अब आउटकम्स जो है इनकी इंटेंसिटी और को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत चेंजेस होते रहते हैं। रेयर केसेस में अगर बात करें तो दो सिस्टम जो है मर्ज होके बिगर स्टॉर्म्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट इज डोवरक टेक्निक। तो यूएस मेट्रोलॉजिस्ट है वेर्नॉन डोवरक, अभी उनकी डेथ हो गई है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टेटिस्टिकल मेथड है जो हमारी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, बेस्ड ऑन क्लाउड पैटर्न ऑन सैटेलाइट इमेजरी। ये एनहांस्ड इंफ्रारेड और विजिबल सैटेलाइट इमेजरी यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन्स को हम एक्सप्लोजिव साइक्लोनिजिस भी बोलते हैं। ये एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है जो जनरली लो प्रेशर एरिया होता है मिड लेटीट्यूड्स में, वहाँ पे आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। टिपिकली जो है विंटर मंथ्स में आता है और ये किसी भी सीजन में हो सकता है, बट विंटर मंथ्स में ज़्यादा आता है और मोस्ट कॉमन मिड लेटीट्यूड्स में है, यूएसए, यूरोप और एशिया में। फिर आते हैं साइक्लोन मंडोस, तमिलनाडु और सदर्न पार्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ वो अभी बहुत ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट हुआ है साइक्लोन मंडोस से, जिसको नेम किसने दिया था, यूएई ने। और अभी वो एक्सपेक्टेड है कि वो लैंडफॉल करेगा। ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट द साइक्लोन्स। नेक्स्ट कम टू द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंडिया ने अभी हेडक्वार्टर एग्रीमेंट साइन किया है हमारी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कि वो जो है उसको स्टेटस प्रोवाइड करेंगे इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी टू सीडीआरआई। तो सीडीआरआई को इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी प्रोवाइड करेंगे। अब इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी की अगर बात करें तो ये जनरली इसका मतलब यही होता है कि जो भी एंटिटीज़ को अगर ये मिल गया तो उनको राइट्स और ऑब्लिगेशन देना अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसमें इंक्लूड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, स्टेट्स कोई भी हो सकते हैं। अब ये सीडीआरआई को मिला है तो सीडीआरआई जो है अलाउ हो गया कि वो एक्सपर्ट्स जो है बहुत सारे मेंबर कंट्रीज से अपने यहाँ ला सकते हैं, फंड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं ग्लोबली और रिसीव कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी इनके लिए अवेलेबल हो जाएंगी और इंटरनेशनल इंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी। नाउ लेट्स कम टू द हेडक्वार्टर एग्रीमेंट्स। हेडक्वार्टर एग्रीमेंट्स जनरली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी होस्ट कंट्री, मान लीजिए इंडिया हो गई, यूएसए हो गई, तो ऐसे होस्ट कंट्री के साथ साइन किया जाता है जहाँ पे वो प्रिविलेज और इम्यूनिटी डिटरमाइन करते हैं फॉर इट्स गुड फंक्शनिंग। अब सीडीआरआई को मिल चुका है तो इंटरनेशनली इसके पास सारे राइट्स, सारी इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस अवेलेबल हो गई हैं एज पर यूनाइटेड नेशन इम्यूनिटीज़, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947. Okay, so this is all about headquarters agreement. Now let's come to coalition for disaster resilient infrastructure, very important body because its headquarter is situated in New Delhi. ये ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट की, यूएन एजेंसीज प्रोग्राम सारे लोगों की, और ये लॉन्च हुआ था 2019 में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में लॉन्च किया था जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑब्जेक्टिव आपके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ऐसा बनाना है जो हमारा क्लाइमेट रिजिलेंट हो, क्राइम डिजास्टर्स को रिड्यूस करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया मेंबर है, दो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी है, और अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो है सेंडई फ्रेमवर्क जो है, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको जो है हेल्प करता है, एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी। अब आते हैं पीएम ने अभी फोर्थ एडिशन जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हेड किया है।
एड्रेस किया है। तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अभी ये ऑर्गेनाइज किया था। और ICDRI की बात करें तो ये एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है CDRI का, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, पार्टनरशिप कंट्रीज जो है मिलके डिजास्टर और क्लाइमेट रिजिलियंट के लिए डिस्कस करती हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022। तो अभी 7th सेशन जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 का ऑर्गेनाइज किया है। और किसने ऑर्गेनाइज किया है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, बाली, इंडोनेशिया में। अब मेन ये जो ग्लोबल फोरम है इसका मेन यही है कि हमारे जो सेंडाई फ्रेमवर्क है दैट इज़ रिलेटेड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि डिजास्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस और उसकी चीज़ों को देखने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए। की टेक अवेज की बात करें तो यहाँ पे बोला कि होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच हमको फॉलो करनी है डिज़ास्टर को रिड्यूस करने के लिए। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो हम कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसका कोर आइडिया हम यही रखेंगे। पार्टिसिपेटरी एंड ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। और DRR एंड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन जो है हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा वर्नेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए। अब UNDRR की बात करें, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक फोकल पॉइंट है डिजास्टर्स के लिए कि रिस्क रिड्यूस करें, एंड कस्टोडियन है हमारे सेंडाई फ्रेमवर्क का। अब सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है ये फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है, 2015 के बाद हमने अडॉप्ट किया था डेवलपमेंट एजेंडा के साथ। वहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया था कि वो जो है हमारे कॉन्क्रीट एक्शंस प्लान बनाए डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट कम टू अदर डिजास्टर रिलेटेड न्यूज़। तो अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अभी इनॉग्रेट किया है सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे? उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। अब उधमपुर जो है इंडिया का 153rd सिस्मिक स्टेशन है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है जनरली 2 मेजर सिस्मिक फॉल्ट लाइन के बीच में लाई करता है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब उधमपुर जो है वहाँ पे डेटा रिकॉर्ड होता है कि इनर एक्टिविटीज़ जो है अर्थ रेस्क्यू बहुत सारी चल रही हैं, डेटा प्रोवाइड करता है सिस्मोलॉजिकल स्टेशन के बारे में। फिर आते हैं डेरेको। बहुत सारे स्टेट्स जो है US के अभी स्टॉर्म से हिट हुए हैं, स्टॉर्म सिस्टम डेरेको दैट टर्न्ड स्काईज ग्रीन। अब ग्रीन कलर जो है वो क्यों हुआ है? स्काई जनरली ये जो आया है इसके कारण क्या हुआ है कि हमारा जो स्काई है वो ग्रीन कलर का दिखने लगा। अब स्काई ग्रीन कलर का इसलिए हुआ क्योंकि लाइट जो है हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ इंटरेक्ट करके ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। डेरेको क्या है? ये एक वाइड स्प्रेड लॉन्ग लिव्ड स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म है जो कि हमारे थंडर स्टॉर्म जब आता है और शॉवर्स आता है उसके साथ मिलकर आता है। इन स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म की बात करें तो थंडर स्टॉर्म्स जो विंड्स हैं वो जनरली रोटेट नहीं करती है, अनलाइक टॉर्नेडो। आपको पता है थंडर स्टॉर्म जनरली बहुत तेज बारिश होना लाइटनिंग के साथ, तो उसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। डेरेको जनरली अगर बात करें तो समर टाइम में हिट करता है। फिर आते हैं एवलांक मॉनिटरिंग रडार। तो एन एवलांक मॉनिटरिंग रडार जो है ये पहला काइंड है इंडिया में जो कि इंस्टॉल किया गया है नॉर्थ सिक्किम में। ये हमारे एवलांचेस को डिटेक्ट करेगा, जो भी हमारा लैंडस्लाइड्स हो रहा है इसके कारण जितने भी एवलांचेस हो रहे हैं, जितना भी डैमेज हो रहा है, उस सब चीज़ों को डिटेक्ट करेगा विद इन 3 सेकेंड्स ऑफ इट्स ट्रिगर। और ये ऑपरेशनल किसने किया है? आर्मी एंड डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट जो कि DRDO की लेबोरेटरी है। और ये फोरकास्ट करेंगे, मिटिगेट करेंगे एवलांचेस हजार्ड फेस बाय आर्मीज इन हिमालयस रीजन। फिर आते हैं साउथ एशियन ड्राउट मॉनिटरिंग सिस्टम। साउथ एशियन ड्राउट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये डेवलप किया है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। इसका एम यही है कि जितने भी ड्राउट मैनेजमेंट से चैलेंजेस हैं, जितना भी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, उन सबको एक साथ लाना और ड्राउट को मिटिगेट करना इन साउथ एशिया। ये ड्राउट कंडीशन को मॉनिटर करते हैं और इट हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह। फिर आते हैं दामिनी ऐप। तो रिसेंटली होम मिनिस्टर ने टेस्ट आउट किया है कि दामिनी ऐप जो है हर लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल करेंगे। दामिनी ऐप का मतलब है जितनी भी लाइटनिंग एक्टिविटी होती है थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना ओवर द इंडिया एंड पर्सन को इलेक्ट करना कि लाइटनिंग जो है वो हो रही है किसके थ्रू आप करेंगे? GPS के थ्रू। अब ये लाइटनिंग वार्निंग देगा 3 आवर्स इन एडवांस। और ये डेवलप किसने किया है? ट्रॉपिकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड अर्थ system organization under Ministry of Earth Sciences. So these are related to disaster. Now let's come to what are the reports related to disaster. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022 ये यूनाइटेड नेशन की पब्लिशिंग है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पब्लिश करते हैं और ये बाय एनुअली पब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टारगेट जी। ये यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलकर करते हैं। ये करंट जो ग्लोबल स्टेटस है हमारे मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को उसको मेजर करते हैं और सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ। और टारगेट जी का मतलब यहाँ पे यही है कि अवेलेबिलिटी जो है और एक्सेस जो है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम का सबको प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट इज मावलू केव
वेरी इंपॉर्टेंट केव, इट इज़ इन मेघालय, और ये अभी लिस्ट किया गया है फर्स्ट 100 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज जियोलॉजिकल साइट्स इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें तो इसका जेनेसिस बात करें, ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जियो साइंटिस्ट से रिलेटेड, 1961 में फाउंड हुई थी। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमारी जियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी करना, उनको एनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना और इंटर डिसिप्लिनरी कॉपरेशन बढ़ाना अर्थ साइंसेस के बीच में। और ये जो है मेंबर भी है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की। अब IUGS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू इट अगर बात करें तो जो भी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट होती है जहाँ पे जियोलॉजिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, साइंटिफिक एलिमेंट्स ज़्यादा होता है, इंटरनेशनल रेलेवेंस ज़्यादा होता है, उनको हम देते हैं ये। और ये डेजिग्नेशन फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल साइट को दिया जाता है अंडर द प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम। अब IGCP जो है ये एक यूनेस्को का हब की तरह, नॉलेज हब की तरह सर्व करता है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन इन जियो साइंसेस। अंडर द लिस्ट ऑल काइंड्स ऑफ जियोलॉजिकल साइट्स, भले वो टेक्नोनिक्स से रिलेटेड हो, स्ट्रेशियोग्राफिक्स से रिलेटेड हो, मिनरलोजी, इन सारी साइट्स जो है कवर होती हैं। अब ममलू केव की बात करें तो ये 4th लॉन्गेस्ट केव है और टोटल लेंथ अगर बात करें तो 7 किलोमीटर्स है। लोकेशन अगर बात करें तो सोहरा ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में है, जो कि वेल नोन चिरुपूजी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये पहली बार ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लोर किया था, नेम लेफ्टिनेंट यूले इन 1844। अब एल्टीट्यूड्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे केव्स भी हैं और स्टेलेगमाइट्स और स्टेलेक्साइट्स भी हैं। स्टेलेगमाइट्स जो अपवर्ड मूवमेंट, जनरली अपवर्ड ग्रोइंग माउंट्स होते हैं, मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट। आपने पढ़ा होगा केव जो कास्ट टोपोग्राफी होती है उसमें। और ये डीप पूल भी है यहाँ पे इनसाइड द केव। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो माउलू केव जो है ये कहाँ पे है, हमारा मेघालय में। नेक्स्ट इज मेघालयन एज की बात करें तो ये बोला जाता है कि ये जो है मेघालयन एज से बिलोंग करता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा होगा, ओके, होलोसीन, प्लीस्टोसीन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो मेघालयन एज की बात करें तो द मोस्ट रिसेंट सब डिवीजन है होलोसीन एपॉक का मेघालयन एज, ठीक है, जो कि बिगिन बोला जाता है कि 4200 ईयर्स एगो पहले ही हो गया था, जब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ जो है बहुत एब्रप्टली चेंज हो रही थी। अब अगर बात करें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, इन दैट इट इज़ बिगनिंग कोइंसाइड विद कल्चरल इवेंट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लोबल क्लाइमेटिक इवेंट एंड बहुत सारे हमारे सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गए। अब होलोसीन इपॉक जो है वो सेनोजोइक एरा के अंदर आता है और ये सब डिवाइडेड है फिर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी इन 3 स्टेजेस। अब हर जो डिवीजन है, सब डिवीजन है होलोसीन इपॉक का, ये सेडिमेंट्स जो भी हमारे सी फ्लोर में एक्यूमुलेटेड है, लेक बॉटम्स, ग्लेशियल आइस, इन सब को देख के डिवाइड किया गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मेघालय एज। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेघालय एज इज द मोस्ट रिसेंट वन। नेक्स्ट इज अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो मे यू फ्रंट, तो ऑल इंडिया जून में रेनफॉल जो है अभी पहले इतनी होती थी, अब इतनी हो गई। तो रीज़न फॉर डेफिसिट रेनफॉल अगर बात करें तो मे यू फ्रंट, तो मे यू फ्रंट जो है ये एक्टिव रेनफॉल स्पेल है जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, मतलब ईस्टर्न चाइना रीजन, और विच डिराइव्स अवे मॉइस्चर फ्रॉम द इंडियन रीजन। तो इंडियन रीजन से जो है मॉइस्चर कम होता है, ठीक है, तो दैट इज मे यू फ्रंट। फिर मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन भी पड़ा है, ये जनरली अभी आउट ऑफ फेज है और ये भी रेन बियरिंग है। जब भी ये होता है तो इंडिया में बहुत सारा मानसून होता है। फिर एजोर्स हाई की बात करें तो एजोर्स हाई एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है और हाई प्रेशर सिस्टम है जो कि एक्सटेंड हो जाता है ओवर ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल अटलांटिक और वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग विंटर। जनरली अगर बात करें एजोर्स हाई की, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अटलांटिक ओशियन एंड दिस इज आर यूरोप। ओके, दिस इज़ यूरोप एंड दिस इज़ अटलांटिक ओशियन। तो एजोर्स हाई का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो ये जो है एक्सटेंड हो जाता है हमारे वेस्टर्न यूरोप में और जनरली ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक में। ये फॉर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्राई अलॉफ डिसेंडिंग सब ट्रॉपिक्स एंड कोइंसाइड द डाउनवर्ड ब्रांच ऑफ हेडली सर्कुलेशन और एंटी साइक्लोनिक विंड से एसोसिएटेड है। फिर आते हैं हाइड्रोलिक फ्रैकिंग। हाइड्रोलिक फ्रैकिंग की बात करें तो जनरली आपको पता है कि हमारा शेल गैस जो होता है हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो गैस कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम होल को ड्रिल करते हैं शेल रॉक में। वाटर सैंड केमिकल्स होता है जो उसको पंप आउट करते हैं। फिर प्रेशर जो होता है उन फ्रैक्चर्स में, उसके प्रेशर जो होता है बोर में, वो फ्रैक्चर क्रॉस करता है शेल में और गैस जो है शेल से फ्लोज होता है इनटू द पाइप एंड बैक टू द सरफेस। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। तो अभी फ्रैकिंग बैन जो है अभी लिफ्ट कर दिया है इंग्लैंड में, पहले बैन कर दिया था, अब जो है ख़त्म कर दिया है। अब फ्रैकिंग का मतलब होता है कि जो भी गैस और ऑयल है शेल रॉक से एक्सट्रैक्ट करना, रिकवर करना, उसको हम फ्रैकिंग बोलते हैं।
ओके। गुआर गम और क्लस्टर बीन्स पाउडर जो है ये फ्रैकिंग में यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू रिलीज ऑयल एंड गैस ट्रैप्ड इन द रॉक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हम हमारा पूरा कौन सा वाला पार्ट, दैट इज ज्योग्राफी वाला पार्ट। नेक्स्ट कम टू प्लेसेस इन न्यूज़। तो एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़। तो सबसे पहला आता है बन्नी ग्रासलैंड, गुजरात में है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बन्नी ग्रासलैंड, आपको हमेशा पता होगा। तो एशिया का लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट ग्रासलैंड जो है, जो कि गुजरात रीजन में आता है, और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी 10,000 हेक्टेयर्स उसको रिस्टोर किया है। नेक्स्ट इज मोरबी, वो भी कहाँ पे है, गुजरात में है। अभी एक ब्रिज है जो कि कोलैप्स हो गया है ओवर मच्छू रिवर। फिर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ये लिंक प्रोजेक्ट जो है एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट लिंकिंग प्रोजेक्ट है। सेकेंड मीटिंग हुई है अभी, और फर्स्ट प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। फिर पंबन ब्रिज की बात करें तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। वेरी इंपॉर्टेंट, पंबन ब्रिज कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो कि डेवलप किया है रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने। फिर ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है। अब ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे। और इंदिरा पॉइंट जो है दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो हमारा ग्रेट निकोबार में ही मिलता है। फिर आते हैं बैरन आइलैंड विच इज इन अंडमान एंड निकोबार। आपको पता है ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है हमारा बैरन आइलैंड, ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो जो कि लोकेटेड है साउथ एशिया में। फिर मौसिन राम एंड चेरापूंजी जो है वो मेघालय में, आपको पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है। फिर यंगती कुटी वैली उत्तराखंड में है। मल्टीपल ग्लेशियर एवलांचेस अभी हुए, एडवांसेस हुए हैं, विटनेसिंग क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दीज आर द प्लेसेस इन न्यूज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिवर्स इन न्यूज़ की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब रिवर, बिकॉज पाकिस्तान ने अभी ऑब्जेक्ट किया है कि रैटल कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसका कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते चेनाब रिवर में। तो चेनाब रिवर जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज साबरमती रिवर, आपको पता है गुजरात से फ्लो होती है। तो अटल ब्रिज जो है इसी में इनॉग्रेट किया है। और मेन ट्रिब्यूटरीज अगर बात करें तो सेई, वकल, हरनव, हथमटी एंड वत्रक है। फिर आते हैं नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। एंड पीएम ने अभी भुज मांडवी मांडवी नर्मदा ब्रांच कैनाल जो है इनॉग्रेट किया है कि वाटर जो है सरदार सरोवर डैम से हम यहाँ पे लाए। लार्जेस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी। और मेजर ट्रिब्यूटरीज बुनेर, बंजर, डुंडी, कुंडी, हिरन, कोलर, उरी, हथनी एटसेट्रा। नेक्स्ट इज इन कर्नाटका अगर बात करें तो दो रिवर हैं, बेदती रिवर एंड वरादा रिवर। तो एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो है कर्नाटका के अभी क्रिटिसाइज किया है प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हो बेदती एंड वरदा रिवर में। फिर परिणीता रिवर की अगर बात करें तो तेलंगाना में है। परिणीता पुष्करालू फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। नेक्स्ट इज सुका पैका रिवर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी डायरेक्ट किया है कि वो रिवाइव करेंगे इसको 6 मंथ्स के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूटरी किसकी है, महानदी रिवर की। फिर आते हैं कुशियारा रिवर। कैबिनेट ने अभी मिनिस्टर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया बांग्लादेश के साथ, जो कि ट्रिब्यूटरी है कुशियारा रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है, बराक रिवर की। ठीक है। नेक्स्ट इज कामेंग रिवर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को बिल्ड करने की बात की है। और ट्रिब्यूटरी किसकी है, कामेंग ब्रह्मपुत्र की। ओके, सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, दीज आर द रिवर्स इन न्यूज़। ओके, नेक्स्ट नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फीचर्स जो अभी न्यूज़ में है। तो पहला है मोना लुआ, आपको पता है दैट इज़ इन हवाई आइलैंड, एक्टिव वॉल्केनो है। ग्रेट लेक्स हमारा नॉर्थ अमेरिका में। व्हाट आर द 5 नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स, आप मुझे प्लीज़ मैसेज में बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिर पतनल वेटलैंड्स जो है ये हमारा, अभी हम वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में दिया हुआ है, ये हमारा साउथ अमेरिका में है। फिर आते हैं रेकजवक, कैपिटल ऑफ आइलैंड, आइसलैंड की कैपिटल है। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका दैट यू नो, लेक सावा यहाँ पे लोकेटेड है। लेक मंचर यहाँ पे है। रिवर सेती, जावा आइलैंड। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो हम अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में दिया हुआ है। ओके, तो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आपका आज जो है जल्दी से जल्दी हम पूरा एनवायरमेंट ख़त्म करके हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप लोग देखते रहिए चैनल, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी।